राधिका, जब तक मैं कोई काम ढूंढकर शहर से वापस लौट कर नहीं आता, तब तक तुम माँ और संजना का ख्याल रखना। मेरे पीछे से उनको कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं माँ जी और संजना का अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। बस आप काम ढूंढकर जल्दी शहर से लौट आना। एक बार आपकी नौकरी लग जाएगी तो घर में बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद मैं तुम लोगों को भी शहर ले जाऊंगा। चलो मैं अब चलता हूँ, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। गांव में अमन को कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नौकरी ढूंढने के लिए शहर चला गया। उसको शहर गए हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे, लेकिन वो एक बार भी अपने परिवार से वापस मिलने नहीं आया। आपने तो कहा था कि आप नौकरी लगने के बाद हर शनिवार को घर आया करेंगे। अब तो शहर में आपकी नौकरी भी लग गई है, तो फिर आप 2 महीने से घर क्यों नहीं आए? और इस महीने तो आपने हमारे पास घर के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं भेजे। शहर में सब कुछ ठीक तो है ना? अगर वहां आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप वापस गांव आ जाइए। हम यहाँ पर छोटा मोटा काम करके ही गुजारा कर लेंगे। नहीं राधिका, बस इस महीने वो घर का किराया वगैरह देने में पैसे ज्यादा खर्च हो गए। मैं तुम्हें अगले महीने पैसे भेज दूंगा। इस महीने तुम किसी तरह काम चला लेना। इस महीने पैसे न मिलने की वजह से घर में बहुत तंगी आ जाती है। एक महीने तो राधिका किसी तरह घर का खर्चा चला लेती है, लेकिन जब अगले महीने भी अमन बहाना बनाकर घर पर खर्च के पैसे नहीं भेजता तो राधिका को घर का खर्चा चलाने के लिए अमीर लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब अमन को तुझसे लोगों के घरों में ही काम करवाना था तो वो शहर में क्या करने गया है? इतने महीने हो गए, ना तो खुद यहाँ आता है और ना ही हमारे खर्चे के लिए यहाँ पर पैसे भेजता है। पता नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा भी कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप गांव वापस आ जाइए, हम मिलकर कुछ काम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कुछ नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। राधिका अपनी सास से बातें कर ही रही होती है कि तभी पोस्टमैन उनके घर पर एक चिट्ठी लेकर आता है। राधिका जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बहू? क्या लिखा है इस चिट्ठी में? तू रो क्यों रही है? माँ जी, ये चिट्ठी अमन जी ने मुझे शहर से भेजी है। इसमें लिखा है कि उनकी शहर में पहले से एक पत्नी थी और अब वो उसके साथ ही रहेंगे, कभी गांव लौट कर नहीं आएंगे। छी छी, ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? मेरा अमन ऐसा नहीं कर सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा माँ जी, लेकिन इस चिट्ठी में जो लिखा है वही सच है, और ना चाहते हुए भी अब हमें इसे कबूल करना ही होगा। अब मुझे समझ में आया कि वो इतने महीनों से यहाँ क्यों नहीं आ रहे, यहाँ तक कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं भेज रहे। मम्मी मम्मी, क्या पापा अब कभी घर पर नहीं आएंगे? क्या हमसे कोई गलती हो गई जो पापा हमसे गुस्सा होकर चले गए? नहीं मेरी बच्ची, हमसे कोई गलती नहीं हुई। बस ये समझ ले कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। माँ जी, आप संजना को संभालिए, मुझे काम पर जाना है। राधिका बेचारी अपनी सास और बेटी की जिम्मेदारियों के सामने खुद की तकलीफ छुपा लेती है और घर का खर्चा चलाने के लिए कई सारे अमीर घरों में काम करना शुरू कर देती है। माँ जी, लोगों के घरों में काम करके मेरे पास इतने पैसे जमा हुए हैं। अब संजना भी बड़ी हो गई है, मुझे स्कूल में उसका एडमिशन करवाना है। समझ नहीं आ रहा कि मुझ अकेली की कमाई से कैसे सब कुछ होगा। लोगों के घरों में काम करके आखिर मैं कितना पैसा कमा लूंगी? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आज मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तू चिंता मत कर बहू, भगवान सब देख रहा है। वो हमारी मुश्किलों को जल्दी ही हल करेगा। बस तू भगवान पर भरोसा रख। राधिका किसी तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर संजना का स्कूल में दाखिला करवाती है, लेकिन स्कूल में दाखिला करवाने के बाद स्कूल की एक्टिविटीज के चलते राधिका के सर पर खर्चा और भी बढ़ जाता है। वो बेचारी उन खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर कर के परेशान हो जाती है। हे भगवान, इन स्कूल वालों ने तो मुझे दुखी कर दिया है। कभी किताबों के पैसे मांगते हैं, कभी यूनिफॉर्म के, तो कभी स्कूल में आज ये फंक्शन है वो फंक्शन है। बस हर चीज के लिए पैसे ऐंठने का बहाना बना लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में मुझे इसे स्कूल से ही निकलवाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो हमारे पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं छोड़ेंगे। राधिका अपनी सास से बातें कर ही रही होती है कि तभी उनके घर पर अमन का एक पुराना दोस्त पुष्कर आता है। कैसी हो सावित्री काकी? नमस्ते भाभी। नमस्ते पुष्कर भैया। कैसे हो पुष्कर बेटा? बहुत दिन बाद आना हुआ। हाँ काकी, वो बस काम में जरा व्यस्त था। कुछ दिन पहले गांव में मैंने अमन के बारे में सुना। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अमन आप लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। मुझे सुनकर बहुत ही बुरा लगा। अब जो होना था वो तो हो गया पुष्कर भैया। ये लीजिए, मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, खा लीजिए। मैं आपके लिए चाय बना दी थी, लेकिन
घर में दूध खत्म हो गया है, इसलिए आप खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, वैसे भी मेरा चाय पीने का मन था। दीजिए, मुझे तो वैसे ही कढ़ी चावल बहुत पसंद है, बहुत दिनों से खाए भी नहीं। वैसे भाभी एक बात बताइए, आप घर का खर्चा कैसे चला रही हैं? अमन तो यहाँ पर कोई पैसे भेजता नहीं होगा। बस लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उन्हीं से घर चला रही हूँ। राधिका लोगों के घरों में काम करके पैसा कमा रही है, ये सुनकर पुष्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो राधिका के हाथ के बने कढ़ी चावल खाते हुए उनसे बात करता है। तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है। अरे भाभी, इतने कमाल का टैलेंट आपके हाथों में, और आप पैसे कमाने के लिए लोगों के घरों में काम कर रही हैं। क्या मतलब पुष्कर भैया? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। अरे भाभी, आपने कितने स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए। अगर आप ये कढ़ी चावल बनाकर बाजार में बेचोगी तो लोग तो आपके हाथ के बने कढ़ी चावल के फैन हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ, आप बाजार में अपने कढ़ी चावल का ठेला लगा लो, बहुत अच्छा चलेगा। इस बात पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन पुष्कर भैया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक ठेला खरीद कर बाजार में अपना कढ़ी चावल का ठेला लगा सकें। मैं अभी कितने पैसे कमाती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे साल भर पैसे जोड़ने होंगे ये ठेला लगाने के लिए। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। बचपन से सावित्री काकी ने मुझे मेरी माँ की तरह प्यार किया है, तो आज मुझे भी उनके छोटे बेटे का फर्ज निभाने दीजिए। मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप उनसे अपना ठेला खोल लो। नहीं भैया, मैं इस तरह आपसे पैसे नहीं ले सकती। अरे भाभी, आप एक काम करो, आप इन पैसों को उधार समझकर रख लो, और जब आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो आप मुझे पैसे वापस कर देना। राधिका और सावित्री को पुष्कर की बात ठीक लगती है। पुष्कर उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिससे बाजार में राधिका अपना एक कढ़ी चावल का ठेला खोलती है। उसके कढ़ी चावल की खुशबू से लोग पहले दिन ही उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। अरे वाह बहन जी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट कढ़ी चावल मेरे लिए भी लगा दीजिए। हाँ बहन जी, एक प्लेट कढ़ी चावल मुझे भी देना। बस अभी देती हूँ भैया। देखते ही देखते राधिका के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है, और जो भी उसके हाथ के बने कढ़ी चावल खाता है, उन सभी को उन कढ़ी चावलों का स्वाद बहुत ही पसंद आता है। वाह बहन जी, मजा आ गया। मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल नहीं खाए। आपने तो इन कढ़ी चावलों को खिलाकर मुझे मेरी माँ के हाथ का स्वाद याद दिला दिया। वो भी बिल्कुल ऐसे ही पालक के पकौड़े वाली कढ़ी बनाया करती थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में राधिका के कढ़ी चावल के ठेले पर लोगों का आना बढ़ जाता है। अपने स्वादिष्ट कढ़ी चावलों से राधिका पूरे बाजार में गरीब कढ़ी चावल वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। उसके हाथ की बनी कढ़ी का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। कुछ ही सालों में अपने कढ़ी चावल के ठेले से हुई कमाई से वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, और अपनी बेटी को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाती है। माँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत की वजह से आज मैं अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और बस एक एग्जाम के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। ये सब जो हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी माँ हो। अच्छा अच्छा, बस कर। अब मुझे रुलाकर ही मानेगी क्या? जा जाकर दादी माँ को खाना खिला दे, उनका दवाई लेने का वक्त भी हो रहा है। अगले महीने संजना अपना मेडिकल का लास्ट एग्जाम भी क्लियर कर लेती है, जिसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। मम्मी, अब तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है, इसलिए तुम्हें अब कढ़ी चावल बेचने की और जरूरत नहीं है। तुम और दादी मेरे साथ शहर चलो, अब तुम्हारा आराम करने का समय है। बहुत काम कर लिया है तुमने। बेटा, मैं और माँ जी तेरे साथ शहर जरूर चलेंगे, लेकिन जब तक मेरे हाथ पैर सलामत हैं, तब तक मैं कढ़ी चावल बेचना बंद नहीं करूंगी, क्योंकि इसी काम की बदौलत आज हमने जिंदगी में ये सब कुछ हासिल किया है। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं शहर में तुम्हारे लिए कढ़ी चावल का एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, बस तुम और दादी मेरे साथ चलो। इसके बाद संजना अपनी माँ और दादी को लेकर शहर चली जाती है, जहां पर वो राधिका कढ़ी चावल वाली के नाम से अपनी माँ के लिए एक रेस्टोरेंट खोलती है, और उन दोनों के साथ वो अपना जीवन खुशी खुशी जीती है। अगस्त का महीना चल रहा था। शालू अपने स्कूल के 15 अगस्त के फंक्शन की तैयारी कर रही थी। इस बार स्कूल की तरफ से एक बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले थे। इसलिए टीचर ने भी सबसे होनहार बच्चों को कार्यक्रम के लिए चुना था, और शालू को सबसे आगे परफॉर्मेंस के लिए खड़ा होना था। देखो बच्चों, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद लास्ट प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस पर सब लोग अपनी ड्रेस में आए, जो कि उन्हें बोली गई है। मैम, क्या कार्यक्रम के लिए ड्रेस अपनी होगी या स्कूल की तरफ से मिलेगी?
नहीं बच्चों, सबको अपनी अपनी ड्रेस लेकर आनी होगी। इतना घबराने वाली बात नहीं है। आजकल ड्रेस किराए पर भी मिलती है, तुम लोग वहां से ले आना। और शालू, तुम जरा खास ध्यान रखना, क्योंकि तुम सबसे आगे खड़ी हो, इसलिए तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यह सुनने के बाद शालू का मन उतर गया। उसे नहीं पता था कि उसे इस कार्यक्रम के लिए ड्रेस अपनी लेनी होगी। शालू बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। शालू उदास सी घर आती है। क्या हुआ शालू, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? किसी से झगड़ा कर आई है या टीचर ने कुछ कहा है? माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी हो रही है और उसके लिए मुझे भी चुना गया है कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। क्या हुआ, तुझे निकाल दिया क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी है, इसीलिए सबसे आगे खड़ा किया है। लेकिन माँ, टीचर कह रही है कि रिहर्सल के लिए 15 अगस्त में जो ड्रेस पहन कर आनी है वह हमें खुद ही लानी होगी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? स्कूल की ड्रेस तो तू रोज पहन कर जाती है, पहन जाना। माँ, तू समझती क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ कि कार्यक्रम की जो ड्रेस है वह हमें अपनी पहननी है। मैडम कह रही थी किराए पर ले आना। चल ठीक है, हम लोग पहले पता करने चलते हैं कितने की आएगी ड्रेस। शाम को शालू खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उस दुकान पर जाती है जहाँ पर किराए के कपड़े मिलते थे। हाँ हाँ बहन जी, हमारे यहाँ तो हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं। हाँ अंकल, मुझे इसी तरह की ड्रेस दिखा दीजिए। और किराया कितना होगा 2 दिन का? देखो बेटा, 2 दिन का किराया होगा 1000 रुपये और सिक्योरिटी के आपको 500 रुपये और जमा कराने होंगे। 1000 किराया? अरे भैया, हम ड्रेस रखेंगे थोड़ी, वापस कर देंगे। बहन जी, आप तो जानते ही हैं, बच्चे कपड़े ले जाते हैं, फिर उसमें से कुछ फटवट भी जाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों से गुम हो जाती हैं। अब हम इतना नुकसान थोड़े ही झेलेंगे, इसलिए किराया 500 रुपये है। ये सुनकर शालू की माँ का मुंह उतर जाता है। वे शालू से कहती है कि हम किसी और दुकान पर पता करते हैं। फिर वे कई दुकानों पर जाते हैं। कहीं पर किराया 500, कहीं 600 तो कहीं 700 रुपये था। शालू, ये लोग तो बहुत ही महंगी ड्रेस दे रहे हैं। और बेटा, किराए पर इतनी महंगी ड्रेस लेने का फ़ायदा क्या? ये तो हमें वापस करनी होगी। 1000 रुपये में मैं तेरी 3 जोड़ी कपड़े ले आऊँ तेरे घर के पहनने वाले। फिर क्या करें माँ? स्कूल में तो टीचर बगैर कपड़ों के मुझे कार्यक्रम नहीं करने देगी। हाँ, ये बात भी है। अभी तो 4 दिन पड़े हैं। मैं ज़रा मालकिन से बात करके देखती हूँ, अगर वह मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दे तो। रात हो चुकी थी। दोनों घर आ जाती हैं। फिर शालू की माँ खाना बनाती है और शालू अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। अगर माँ की मालकिन ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो हम लोग ड्रेस नहीं ले पाएंगे और फिर मुझे अपना नाम वापस लेना होगा। हे भगवान, मैं स्कूल के वैसे ही बहुत सारे कार्यक्रम में सिर्फ पैसों की वजह से हिस्सा नहीं ले पाती। मुझे लगा था कि यहाँ पर पैसे नहीं लगेंगे, इसीलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया। लेकिन अब माँ दुखी है, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, अगर कल माँ को मालकिन ने पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो मैं मैडम को मना कर दूंगी। फिर शालू अपनी माँ की तरफ देखती है जो सर पर हाथ रखकर लेटी हुई थी। वह समझ गई थी कि माँ को चिंता हो गई है। अगले दिन सुबह शालू स्कूल जाती है और उसकी माँ काम पर। मालकिन, क्या मुझे 1000 रुपये एडवांस मिल सकते हैं? देखो, जब तुम मेरे पास काम पर लगी थी तो मैंने तुम्हें पहले ही दिन कह दिया था कि बीच में कभी एडवांस मत मांगना। मैं जानती हूँ मैडम, आपने ऐसा कहा था और मैंने आज तक आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। लेकिन यह मेरी बेटी ने स्कूल के एक कार्यक्रम में भाग ले लिया, बस उसी के लिए चाहिए। अरे, अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। इन कार्यक्रम में हिस्सा लेने से कुछ नहीं होता। यह स्कूल वाले बच्चे पढ़ाई पर तो ध्यान देते नहीं। बस 15 अगस्त और 26 जनवरी आई नहीं कि बच्चों को कार्यक्रम के लिए तैयार करने लगते हैं। शालू की माँ चुप हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि वह कितना भी कह ले, मालकिन उसे एडवांस नहीं देगी। तब वह एक दूसरे घर जाती है। वहाँ के साहब से कहती है, देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तुम्हें एडवांस देने में,
लेकिन तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मालकिन ही सारा हिसाब किताब देखती है, और आज उन्हें ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गई। साहब, आप पैसे दे दीजिए, मैं मैडम से बात कर लूँगी। ना बाबा ना, मुझे तो माफ़ करो। अगर उसे पता चल गया कि मैंने 1,000 रुपये तुम्हें उससे बगैर पूछे दे दिया तो घर में हंगामा हो जाएगा। शालू की माँ फिर कुछ नहीं कहती और चुपचाप सारे घर का काम खत्म करके वहां से निकल जाती है। रास्ते पर वह सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। कितनी बेबसी है मेरी, 1,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। और यह स्कूल वालों की तो बड़ी गलत बात है। जो कार्यक्रम स्कूल में हो रहा है, नाम भी स्कूल का हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर इतने पैसों की जिम्मेदारी क्यों डालना। अगर इतना ही पैसा मेरे पास होता तो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाती। क्या सोचेगी मेरी बेटी। उधर आज भी टीचर स्कूल में प्रैक्टिस करा रही थी। उसके बाद वह सभी बच्चों से पूछती है, क्या उन लोगों ने बात कर ली है। सब बच्चों ने हाँ कहा, बस शालू चुपचाप खड़ी रही। क्या हुआ शालू, तुमने अभी तक कपड़ों के लिए बात नहीं की है क्या? देखो तुम सबसे आगे खड़ी हो, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए और साफ भी होने चाहिए। टीचर, मेरी माँ आज पता करने जाएगी। शालू मन ही मन घबरा रही थी। पता नहीं माँ की मालकिन ने उन्हें पैसे दिए भी होंगे या नहीं। हे भगवान, क्या होगा? क्या मुझे अपना नाम वापस लेना पड़ेगा? शालू जब घर आती है तो अपनी माँ को उदास देखकर समझ जाती है कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? नाम ही तो वापस लेना है, ले लूंगी। पर तू इस तरह चिंता करके बैठी रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और स्कूल का कार्यक्रम ही तो है, छोड़ भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? जानती हूँ कार्यक्रम है, छोड़ देगी तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तेरे मन में ये मलाल रह जाएगा कि तेरी माँ के पास 1,000 रुपए भी नहीं थे तुझे देने को। और जो 1 महीने से कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रही है वो अलग। पता नहीं लोग किसी की मजबूरी क्यों नहीं समझते। एडवांस ही तो मांग रही थी, उसके बदले काम भी तो करती, पर नहीं, सीधा मुंह पर मना कर दिया। चल छोड़ ना माँ, मैं कल मैम को मना कर दूंगी। वे किसी और लड़की को आगे खड़ा कर लेंगी। ये कहने के साथ शालू का गला भर गया। उसने किसी तरह अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया, मुंह धोने चली गई। उसकी ऐसी हालत देखकर शालू की माँ का दिल मुंह को आ गया। वे शालू को बोलकर घर से निकल गई और सीधा उस दुकान पर पहुंच गई। फिर उसने उस दुकानदार से कहा कि मुझे वह कल वाली ड्रेस दिखा दो। शालू की माँ ने ध्यान से उस ड्रेस को देखा। फिर वह सीधा एक कपड़े वाले दुकान पर गई जहाँ सस्ते कपड़े मिलते थे। वहां से उसने 2-3 रंग के रंग बिरंगे कपड़े उठा लिए जो शालू की ड्रेस के लिए चाहिए थे। उन्हें लेकर वह घर आ गई। माँ, ये कपड़े किस लिए लाई हो? अपनी मैडम से बोल देना कि तू कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। मैं ये कपड़ा खरीद कर लाई हूँ। कल छुट्टी करके तेरे लिए ड्रेस तैयार करूँगी। और तुझे पता है, ये सिर्फ 300 में आई है। ये सुनकर शालू बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद शालू की माँ उसका नाप लेती है और अगले दिन ड्रेस बनाने का सोचती है। अगले दिन सुबह शालू स्कूल जाती है और उसकी माँ उसके लिए ड्रेस तैयार करने लगती है। जब वह स्कूल से आती है तो ड्रेस बिल्कुल तैयार थी। शालू उसे पहनकर देखती है तो खुशी से अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। शालू अपनी रिहर्सल में जब वह कपड़े पहनकर जाती है तो उसकी टीचर बहुत तारीफ करती है। अरे वाह शालू, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। मैम, ये मेरी माँ ने बनाई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। जैसा मैं चाहती थी तुम वैसी ही दिखाई दे रही हो। घर आकर शालू अपनी माँ को बताती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और 15 अगस्त वाले दिन शालू अपने कार्यक्रम में सबसे आगे खड़ी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर बाद में उसे उस कार्यक्रम के लिए सर्टिफिकेट भी मिलता है। माँ, ये सर्टिफिकेट सिर्फ मेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। तूने मेरे लिए कितनी मेहनत की और मुझे निराश नहीं होने दिया। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है मेरी बेटी। कभी किसी चीज़ की चिंता मत करना, हर समस्या का हल होता है। अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और इस तरह उस गरीब माँ बेटी का 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मन जाता है। भीमापुर नाम का एक गांव था जहां कम्मू नाम की एक औरत रहती थी।
वो बहुत गरीब थी। उसका पति एक नंबर का शराबी था। कम्मा 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 कम्मा, माँ पिताजी सो गए क्या? कम्मा कम्मा। कम्मो की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि उसके पति ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो तो शराबी निकला, सुबह से शाम तक बस शराब पीने में लगा रहता था। उसके घर वाले ने कम्मो के माँ बाप से ये बात छिपाकर कम्मो की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। उन्हें लगा कि शायद कम्मो से शादी के बाद उनका बेटा भीमा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन की बात है, कम्मो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास आती है और कहती है, अरे कम्मो, वो तेरा शराबी पति घर नहीं आया क्या रात को? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे माँ, क्या वो मेरा ही पति है, आपका बेटा नहीं जो आप उन्हें इस तरह से कहती हैं? क्या करूं बेटी, मैंने सोचा था कि शादी के बाद उसकी ये आदत छूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने तो तेरी भी जिंदगी खराब कर दी बेटी। अरे नहीं माँ, पति शराबी हुआ तो क्या हुआ, मेरे सास ससुर तो अच्छे हैं, वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और आप देख लेना, मैं बहुत जल्दी इनसे ये शराब छुड़वा कर ही रहूंगी। बेटी, ये तो तेरा बड़प्पन है जो तू ऐसा बोल रही है, और तेरे इस भरोसे को देखकर तो मुझे भी भरोसा हो गया है कि तू भीमा से शराब छुड़वा देगी। इतने में कम्मो का पति भीमा भी वहां आ जाता है और कहता है, क्या खिचड़ी पक रही है सास और बहू के बीच में? जरूर मेरी ही बातें चल रही होंगी। हाँ निकम्मे, तेरी ही बात कर रही थी मैं कि तूने तो इस बेचारी की जिंदगी ही खराब कर दी। अरे माँ, तू सुबह सुबह ऐसे बात करके मेरा मूड मत खराब कर। जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दे। अरे वाह, क्या कहने तेरे, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। चल निकल यहां से। माँ की बात सुनकर भीमा वहां से चला जाता है। कम्मो कहती है, अरे माँ, तुम भी बस उनको डांटती रहती हो। कुछ देर बाद कम्मो का ससुर भी आ जाता है और कहता है, अरे कम्मा बेटी, आज तू काम पर नहीं गई? नहीं पिताजी, वो आज मालकिन ने कहा कि वो कहीं जा रही हैं, कुछ दिनों में लौटेंगी। कम्मो घर चलाने के लिए एक सेठानी के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन कम्मो की तबीयत खराब हो गई। कम्मो की सास उसे दवाखाने ले जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि कम्मो मां बनने वाली है। उसकी सास ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर उसे इस बात का भी दुख था कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि कम्मो ही घर में कमाने वाली थी। वो कम्मो को गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बेटी मां बनने वाली है, बड़ी खुशी की बात है। चल जल्दी से घर चलते हैं, तेरे ससुर ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो दोनों घर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं कि भीमा तो शराब पीकर बिस्तर पर पड़ा था। कम्मो को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसकी सास कहती है, अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? आज तो इतना खुशी का दिन है। इतने में उसके ससुर भी वहां आ जाते हैं, और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो भी खुश होते हैं। कम्मो आराम करने लगती है। कम्मो की सास और उसके ससुर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो जी, बहू तो मां बनने वाली है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, लगता है मुझे ही और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना कैसे चलेगा घर? ये निकम्मा और शराबी तो कुछ करता नहीं, इसका तो होना ना होना एक ही बराबर है। तभी भीमा भी लड़खड़ाता हुआ वहां पर आ जाता है। उसको देखकर उसके पिताजी उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो पिता बनने वाला है। भीमा, तू बाप बनने वाला है, अब तो कुछ शर्म कर, कुछ काम धंधा कर और कम्मों का ध्यान रख। पिताजी, क्या आप सच बोल रहे हैं? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है पिताजी, सबको दावत मेरी तरफ से। चल निकम्मे, दावत देने की बात करता है, 1 रुपया तो तुझसे कमाया नहीं जाता, दावत कहां से देगा? भीमा वहां से सोने के लिए चला जाता है और उसके माँ पिताजी भी सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। कम्मो के ससुर दिन रात काम करते और पैसे कमाते थे। कम्मो घर पर ही रहती थी। उसने काम करना छोड़ दिया, लेकिन फिर एक दिन गरीब की फूटी किस्मत कि कम्मो के ससुर बीमार पड़ गए।
ज्यादा मेहनत करने की वजह से उन्हें बहुत कमजोरी आ गई और वो बीमार हो गए। घर पर दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन की बात है, घर पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए। भीमा भी कई दिनों से घर नहीं आया था। बेचारी कम्मो क्या करती? ऐसी ही हालत में वो कुछ काम करने का सोचती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसी मालकिन के पास जाती हूँ जहां पर मैं पहले काम करती थी। कम्मो उसी घर में जाती है जहां पर वो पहले खाना बनाती थी, लेकिन कम्मो को वहां भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्होंने अब कोई दूसरी खाना बनाने वाली को रख लिया था। कुछ दूर चलकर वो देखती है कि एक जगह बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। वो रुकती है और वहां के मालिक से कहती है, साहब, कुछ काम मिलेगा? बहुत जरूरत है पैसे की। अरे तू कौन है और मुझे पाप चढ़ाएगी क्या जो तुझसे इस हालत में मैं काम करवाऊंगा? नहीं साहब, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे तेरे घर वाले कहाँ पे हैं जो तुझे इस हालत में काम करने के लिए भेजा है? सब है घर पर कोई काम नहीं कर सकता। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुझसे भी ज्यादा मजबूर है वो? कम्मो वहां से चली जाती है, पर उस आदमी को कम्मो पर दया आ जाती है और वो कम्मो को आवाज देता है, अरे सुनो, इधर आओ जरा। क्या नाम है तुम्हारा? कम्मो वापस आ जाती है और कहती है, मेरा नाम कम्मो है साहब। मेरा पति शराबी है, जो भी कमाता है सब शराब में खर्च कर देता है। मेरे ससुर बीमार हैं और सास ठीक तरह से देख नहीं पाती। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? देख, मैं तुझसे ये वाला काम तो नहीं करवा सकता। क्या तुझे कुछ पढ़ना लिखना आता है? हाँ साहब, 5 कक्षा तक पढ़ी हूँ और मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन बापू आगे पढ़ा नहीं सका। चलो ये अच्छी बात है, मैं तुझे हिसाब किताब का काम दे देता हूँ। हाँ साहब, गांव में भी सब मेरे पास ही आते थे अपना हिसाब किताब करवाने के लिए। वो साहब कम्मो को काम पर रख लेता है। कम्मो भी खुश हो जाती है। अब कम्मो रोज काम पर जाने लगी और बदले में उसे पैसे मिलने लगे और घर चलने लगा। उसकी सास और ससुर बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी, हम धन्य हो गए तेरी जैसी बहू पाकर। जो हमारा बेटा न कर सका वो तूने कर दिया। कम्मो ने अपने ससुर का इलाज भी करवा दिया था और अब उसके ससुर ठीक हो गए थे, लेकिन अभी वो काम पर जाने की हालत में नहीं थे। वो भी कम्मो से बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली जो उनका इतना ख्याल रखती है। एक दिन जब वो घर से निकली तो गांव वाले उसकी ओर देखने लगे और कहने लगे, अरे देखो बेचारी की किस्मत, इस हालत में भी काम पर जाना पड़ रहा है। क्या करे, ऐसा शराबी पल्ले बंधा है इसके। हाँ हाँ, बेचारी की फूटी किस्मत। बच्चा होने वाला है पर फिर भी इसके सास ससुर को इसका जरा भी ख्याल नहीं। कम्मो उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए काम पर चली जाती है। उसी दिन दोपहर के समय जब कम्मो अपना काम कर रही थी तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। वहां पर काम करने वाले लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मालिक को बताया, तो मालिक भाग कर आया और कम्मो को अस्पताल ले गया। कम्मो अब ठीक है। कमजोरी के कारण उसको चक्कर आ गए थे। इस हाल में उसको आराम की जरूरत है। डॉक्टर ने जब मालिक को ये बात बताई तो मालिक को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कम्मो को लेकर उसके घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने जब घर की हालत देखी तो वो हैरान था। उसका पति बिस्तर पर पड़ा था, ससुर जमीन पर लेटे थे और सास रसोई में खांस खांस कर खाना बना रही थी। वो कम्मो को घर पर छोड़ता है और वापस चला जाता है। इतने में उसके पति की आंख खुल जाती है और वो उस आदमी को बाहर जाता हुआ देख लेता है और गुस्से में बाहर आता है और कहता है, अरे कौन है तू? मेरे घर में क्या करने आया है? वो आदमी भीमा को सारी बात बताता है और भीमा को समझाने लगता है, पर भीमा को उसकी एक भी बात अच्छी नहीं लगी। उल्टा वो उस आदमी से झगड़ने लगता है। इतने में कम्मो घर से बाहर आती है और अपने पति को धक्का देकर दूर गिरा देती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का मारा, अभी बताता हूँ तुझे। और जैसे ही भीमा कम्मो की ओर बढ़ता है, उसका मालिक उसे रोक लेता है और कहता है, अरे बेशर्म कहीं के, शर्म कर। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए।
देख अपनी बीवी की हालत, अगर आज मैं इसे अस्पताल नहीं ले जाता तो ये मर जाती, और मर जाता इसके अंदर पलने वाला बच्चा भी। भीमा चुपचाप ये सब सुनने लगा। फिर वो आदमी कहता है, तुझे तो इस औरत की पूजा करनी चाहिए जो इस हालत में भी तुझे और तेरे परिवार को पाल रही है। बस साहब, और कुछ मत कहो इन्हें, ये बहुत अच्छे हैं। बस शराब ने इन्हें ऐसा बना दिया है। देख, सीख इससे कुछ। तेरे इतने अत्याचार के बाद भी ये तेरा ही पक्ष ले रही है, शर्म कर कुछ। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। भीमा के माँ बाप भी भीमा को बहुत कुछ कहने लगते हैं और फिर सब रोने लगते हैं। कम्मो भी रोने लगती है। ये सब देखकर भीमा वहां से चला जाता है और फिर रात को घर लौटता है। कम्मो उसका इंतजार कर रही थी। भीमा कम्मो के पैरों पर गिर जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर दे कम्मो, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, तेरा ख्याल नहीं रखा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। बस इस शराब ने आपको ऐसा बना दिया। हाँ कम्मो, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। कम्मो ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन कम्मो को तेज दर्द होने लगता है। भीमा उसे तुरंत अस्पताल में ले जाता है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो पिता बन गया है। उसके एक बेटा हुआ है। वो तो खुशी से नाचने लगता है। इतने में उसके सास ससुर भी अस्पताल आ जाते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं। कम्मो भी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद सब घर आ जाते हैं। अब भीमा बिल्कुल सुधर चुका था और काम पर जाने लगा था। वो वही काम पर जाता था जहां कम्मो काम करती थी। वहीं जाकर वो वहां के मालिक से माफी मांगता है। मालिक भी उसे माफ कर देता है और फिर सब ठीक हो जाता है। कम्मो अब घर पर रहती थी और बच्चे का ख्याल रखती थी। उसके सास ससुर भी सारा दिन बच्चे के साथ खेलते रहते थे। कम्मो के भी सारे दुख दूर हो गए थे। शाम होने पर भीमा काम से वापस आता है तो माँ कम्मो को बोलती है, कम्मो, भीमा आ गया है, बेटी खाना लगा दे उसके लिए। क्यों माँ, अब बड़ा प्यार आ रहा है आपको अपने बेटे पर? अब नहीं बोलोगी कि तेरा शराबी पति आ गया है? नहीं बेटी, अब कभी नहीं बोलूंगी कि तेरा शराबी पति आ गया। और सास बहू हंसने लग जाती हैं और भीमा भी वहां पर आ जाता है। जरूर सास बहू मेरे बारे में ही बातें कर रही होंगी। हाँ बेटा, तेरे बारे में ही बात कर रही थी हम दोनों। भगवान बस इसी तरह अपना आशीर्वाद रखना हमारे परिवार पर। गरीब भाई बहन का प्यार। मोहन और उसकी बहन गंगा रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। मोहन की मां तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पिता रामलाल मजदूरी करते थे और दिन रात शराब के नशे में चूर रहते थे। रामलाल को अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं था। वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपने दोनों बच्चों को मानता था और हमेशा उन्हें कोसता रहता था। एक दिन की बात है, मोहन की बहन गंगा की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। मोहन उस समय छोटा था, उसे पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। उसने वहीं पास में नशे में पड़े अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी, देखो ना गंगा को क्या हो गया, ये कुछ बोलती नहीं। चल हट यहाँ से, सोने भी नहीं देता। और ऐसा कहकर वो मोहन को धक्का देकर दूर गिरा देता है और फिर से सो जाता है। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो भागता हुआ दवाई की दुकान पर जाता है, पर वहां जाकर देखता है कि दवाई की दुकान तो बंद थी। मोहन फिर भागता हुआ एक डॉक्टर के घर जाता है और अपनी बहन की हालत के बारे में बताता है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाई दे देता है। मोहन भागता हुआ घर आता है और अपनी बहन को दवाई दे देता है और कुछ देर बाद गंगा को होश आ जाता है और वो अपने भैया के गले लग जाती है। फिर दोनों रोने लगते हैं। गंगा, तुझे क्या हो गया था? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? मोहन भैया, वो सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था ना, और घर का सारा काम किया। पिताजी ने मुझे मारा भी। खाना क्यों नहीं खाया खाना तूने बहन? और पिताजी ने तुझे क्यों मारा? वो भैया, घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो क्या देती पिताजी को, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा। मोहन ये सब सुनकर अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, तू चिंता मत कर बहन, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, कोई काम करूंगा जिससे घर में पैसा आएगा।
और फिर ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मोहन काम की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। उसके पिताजी भी उठकर अपने काम पर चले जाते हैं और फिर शाम को मोहन घर वापस आ जाता है और अपनी बहन को आवाज देता है। गंगा, ओ गंगा, कहाँ है तू? देख तेरा भाई तेरे लिए क्या लाया है। गंगा भागते हुए आती है और कहती है, क्या लाए हो भैया, जल्दी दिखाओ। फिर मोहन के हाथ में कुछ खाने का सामान था, वो उसे अपनी बहन को देकर कहता है, ले बहन, जी भर के खा ले। आज से मैं तेरे लिए कभी खाने की कमी नहीं होने दूंगा। ये तेरे भाई का तुझसे वादा है। भैया तुम कितने अच्छे हो। वक्त इसी तरह बीतता गया और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। मोहन और गंगा बड़े हो गए थे और उनके पिता बूढ़े। अब वो घर पर ही पड़े रहते थे और बीमार थे। मोहन ही घर का सारा खर्चा उठाता था। गंगा भी अब शादी के लायक हो गई थी। गांव वाले अब गंगा के बारे में बातें करने लगे थे। देखो तो इस बेचारे को, जवान बहन घर पर ही बैठी हुई है। अगर इसकी माँ होती तो अब तक इसकी शादी करवा देती। हाँ बसंती, पर वो बेचारा भी अकेला क्या करे, कमा कर लाए या बहन की शादी की सोचे। इनके बाप को तो कोई होश रहता ही नहीं है, दिन भर बस नशे में ही पड़ा रहता है। मोहन उनकी ये बातें सुन लेता है और घर पहुंचकर सोचने लगता है कि उसे तो ये ख्याल ही नहीं आया कि उसे गंगा की शादी भी करनी है। गांव वालों की बात को ध्यान में रखते हुए वो गंगा के लिए लड़का ढूंढने लगता है। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात वहां के मैनेजर से होती है। मैनेजर बहुत अच्छा इंसान था। वो मोहन को पसंद भी करता था क्योंकि मोहन पूरे मन से काम करता था। मोहन उसे देखकर सोचने लगता है कि अगर उसकी बहन गंगा की शादी मैनेजर साहब से हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन फिर उसे अपनी गरीबी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि हम तो इतने गरीब हैं, कहाँ मैनेजर साहब मेरी बहन से शादी करने की सोचेंगे। हे भगवान, कोई मैनेजर साहब जैसा इंसान अगर मेरी बहन के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक दिन की बात है। मोहन की बहन गंगा अपने भाई के लिए खाना लेकर फैक्ट्री में आती है। गंगा देखने में सुंदर थी। गंगा मोहन को ढूंढ रही थी। वहीं पास में मैनेजर साहब भी काम कर रहे थे। उनकी नजर गंगा पर पड़ती है तो वो गंगा को देखते ही रह जाते हैं। फिर गंगा वहां पर मोहन को ढूंढने लगती है। रामू काका, कैसे हो आप? ठीक हूँ गंगा बेटी, आ गई खाना लेकर। आज बड़े दिनों के बाद आई है, कहीं गई थी क्या? नहीं काका, भैया को पसंद नहीं है कि मैं उसके लिए खाना यहाँ पर लेकर आऊं, इसीलिए वो सुबह ही खाना ले आते हैं। लेकिन आज जल्दी जल्दी में वो अपना खाना ही घर पर भूल आए। कहाँ है भैया, दिखाई नहीं दे रहे? अरे बेटी, वो नए मैनेजर साहब आए हैं ना, उन्होंने ही कहीं बाहर भेजा है मोहन को। तुम उनसे ही जाकर पूछ ले। बाहर? लेकिन बाहर क्यों भेजा? मेरे भैया क्या कोई फालतू इंसान है जो यहाँ का काम भी करे और बाहर का भी? अभी जाकर पूछती हूँ। आप ही यहाँ के नए मैनेजर साहब हैं? आपने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? अरे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम मोहन है। यहाँ बैठो, तुम्हारा भाई अभी आता ही होगा। वो जरा काम से बाहर गया है। अरे, आप मेरे भाई से कितना काम करवाते हो, फैक्ट्री के अंदर का भी और बाहर का भी। मैनेजर थोड़ा अच्छे स्वभाव का आदमी था, तो वो गंगा की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे, आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया है जो आपको हंसी आ गई? इतने में मोहन भी वहां आ जाता है और गंगा को वहां से दूर ले जाकर कहता है, अरे मेरी भोली बहन, वो हमारे मैनेजर साहब हैं और तू उनसे ऐसे बात कर रही है। खैर अब तू जा, मैं शाम को आता हूँ। गंगा वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद विशाल वहां आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुम्हारी बहन तो बहुत भोली है। हाँ साहब, मैंने बहुत प्यार से पाला है अपनी बहन को। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता भी। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मोहन को फैक्ट्री में काम करते हुए देर हो जाती है तो फिर से गंगा मोहन को ढूंढती हुई वहां आ जाती है। गंगा, तू यहाँ क्यों आ गई? देख, मैं बस घर ही आ रहा था। वाह भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो कितनी देर हो गई है। एक तो आप समय से घर नहीं आए और मैं आपको देखने आई हूं तो आप मुझे ही बोल रहे हैं कि क्यों आई हो। तभी वहां पर विशाल भी आ जाता है और वो मोहन और गंगा को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए कहता है। मोहन, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ।
आज वैसे भी ज़्यादा देर हो गई है। दोनों विशाल की गाड़ी में बैठ जाते हैं और विशाल उनको उनके घर की तरफ ले चलता है। उन दोनों को उनके घर छोड़ने के बाद विशाल भी अपने घर की तरफ चल देता है। अगले दिन सुबह जब मोहन फैक्ट्री पहुंचता है तो विशाल उसको अपने पास बुलाता है और गंगा से विवाह करने की बात रखता है। मोहन का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो तुरंत मान गया, पर फिर वो कहता है, साहब आपको तो पता ही है मैं नौकर आदमी हूँ और आप इतने बड़े। साहब ये रिश्ता कैसे हो सकता है? वो सब तुम छोड़ो, तुम बस अपनी बहन से बात कर लो। अगर वो राजी है तो मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगले ही महीने मेरा शहर में तबादला हो रहा है। फिर मोहन रात को जब घर वापस आता है तो गंगा को सारी बात बता देता है। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें करती है पगली? ये तो बहुत ही खुशी वाली बात है कि विशाल बाबू तुझसे शादी करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। देख मेरी प्यारी बहन, तुझे अपने भाई की कसम है तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मोहन के बार बार समझाने पर गंगा मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों में गंगा और विशाल की शादी हो जाती है। विशाल अब उस फैक्ट्री को छोड़कर गंगा को लेकर शहर चला गया था। मोहन खुश था कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे आदमी से हुई। मोहन अब घर पर अकेला था। उसके पिताजी का भी देहांत हो गया था। गंगा पिताजी के देहांत पर नहीं आ सकी। वो बाद में आती है अपने भाई से मिलने। और फिर एक दिन जब गंगा अपने भाई से मिलने आई तो अपने भाई को अकेले खाना बनाते देखकर उसे बड़ी दया आई। उसका भाई चूल्हे में खाना बना रहा था। उसका हाथ भी कभी कभी जल जाता था। गंगा से ये देखा नहीं गया, उसे रोना आ रहा था। फिर वो अपने भाई के पास आती है और अपने भाई से गले लगकर रोने लगती है। अरे गंगा तू कब आई? देखो तो मेरी बहन को सेठानी लग रही है। भैया, तुम शादी कर लो, मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकती। तुम्हें कितनी मुश्किल होती होगी घर के कामों में। अरे नहीं मेरी बहन, तू मेरी चिंता छोड़, तू अपनी बता, तू खुश है ना? हाँ भैया, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो वो कैसे खुश नहीं रह सकती। गंगा की ये बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन गंगा अपने भाई से कहती है, भैया तुम शादी कर लो ना, ऐसे अकेले कब तक रहोगे। अरे मेरे जैसे गरीब नौकर आदमी से कौन शादी करेगा? वो कर भी ले तो मेरे साथ कैसे रहेगी इस घर में जहाँ खुद मेरे रहने का ही कोई ढंग नहीं। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बस तुम हाँ कर दो। देखो भैया, तुमको अपनी बहन की कसम है, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ। गंगा की जिद के आगे मोहन की एक नहीं चलती और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। गंगा बहुत खुश होती है और अब उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती है। गंगा गांव में घूमने निकल जाती है। थोड़ी दूर पर उसे शीला काकी मिलती हैं। तो गंगा उनसे हालचाल पूछती है और बातों बातों में शीला उसे एक लड़की के बारे में बताती है। देख बेटी गंगा, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, सिलाई भी करती है, तेरे भाई का भी ध्यान रखेगी और 2 पैसे कमाने में उसकी मदद भी करेगी। अगर तू बोले तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ काकी, आप बात को आगे बढ़ाओ, मैं भैया को राजी कर लूंगी। गंगा वही बात अपने भाई को बता देती है। दोनों राजी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में चट मंगनी और पट शादी। गंगा और विशाल दोनों मिलकर सारा काम संभालते हैं और मोहन की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मोहन की शादी सीमा के साथ हो जाती है। सीमा बहुत अच्छी थी। वो मोहन का बहुत ख्याल रखती थी। वो सिलाई का काम करती थी और अब मोहन को घर खर्च में भी मदद करने लगी। मोहन भी बहुत खुश था। मोहन अपनी बहन को धन्यवाद देता है। गंगा और विशाल वापस शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा भैया, आप अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। मैं अब चलती हूँ भैया। दोनों भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो गए थे। विशाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा भैया, अपना ध्यान रखना। जल्दी वापस आना गंगा। हाँ भैया, राखी पर आऊंगी। और गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। दोनों की आंखें नम थी।